वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार, ब्लूप्रिंट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। एक राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी खबर तैर रही है और खबर है दक्षिण से। एक क्षेत्रीय दल घर वापसी करना चाह रहा है। बहुत रहस्य ज्यादा हो गया लग रहा, इसको खोलते हैं थोड़ा। खबरें आ रही हैं कि तमिलनाडु से डीएमके फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहता है। डीएमके चुनाव हार गया, स्टालिन की कुर्सी चली गई। एक अभिनेता बहुत कम समय में, राजनीति में बहुत कम समय जिसको हुआ आए हुए, उसने नई पार्टी बनाई और वो सत्ता में आ गया कांग्रेस के सहयोग से। कांग्रेस और डीएमके में तनाव चरम पर पहुंच गया। डीएमके ने कहा कि कांग्रेस ने हमारी पीठ में छुरा भोंका है, अब हम कभी जीवन में कांग्रेस के साथ रिश्ता नहीं रखेंगे, कभी नहीं। और इसके बाद डीएमके ने भाजपा की कुंडी खटखटाना शुरू की है। डीएमके को लग रहा है कि अगर भाजपा के साथ कोई रिश्ता बन जाए तो कम से कम केंद्र में सरकार है, भाजपा की मजबूत सरकार है नरेंद्र मोदी की, तो उससे पार्टी का एक अस्तित्व बना रहेगा, एक हैसियत बनी रहेगी डीएमके की भी। सरकार की ऊष्मा, केंद्र सरकार की ऊष्मा से डीएमके के सोलर लैंप भी जलते रहेंगे। सरकार की बड़ी ऊष्मा होती है, बड़ी ऊर्जा होती है, उससे चाहे जितने बल्ब जला लीजिए, चाहे जिसके घर के बल्ब जला दीजिए। डीएमके और भाजपा का रिश्ता कोई पहली बार होगा ऐसा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में डीएमके एनडीए का हिस्सा रही है। तृणमूल कांग्रेस भी एनडीए का हिस्सा रही है वाजपेयी जी की सरकार में। डीएमके के मंत्री भी अटल वाजपेयी मंत्रिमंडल में थे और टीएमसी के मंत्री भी वाजपेयी मंत्रिमंडल में थे। तो वो भाजपा के लिए नए नहीं और डीएमके के लिए भाजपा नई नहीं। नरेंद्र मोदी का भी रिश्ता व्यक्तिगत तौर पर करुणानिधि के परिवार से ठीक ठाक रहा है और उतने बड़े राजनीतिक परिवारों के साथ व्यक्तिगत रिश्ते नरेंद्र मोदी हमेशा ठीक रख के चलते हैं। राजनीति में कब पता नहीं किससे कहां जरूरत पड़ जाए। 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रचंड बहुमत से जीतकर आई लोकसभा में, तो डीएमके की जरूरत नहीं थी उसको। लेकिन 24 के चुनाव के बाद परिस्थितियां थोड़ी तो बदली हैं। लेकिन तब डीएमके कांग्रेस के पाले में जाकर खड़ी हो गई। भाजपा को लगा कि एआईडीएमके के साथ हम दांव लगा सकते हैं तो कुछ हासिल हो जाएगा बड़ा। भाजपा को भी कुछ हासिल ज्यादा नहीं हुआ तमिलनाडु में, उसके प्रयोग भी बहुत सफल नहीं हुए और अन्नाद्रमुक टूटा भी। तो भाजपा को भी समझ में आया कि तमिलनाडु के लिए अभी कुछ और करना होगा, ये जो कर रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। और इसी बीच में कुछ मध्यस्थों के जरिए द्रमुक ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को संदेश भिजवाना शुरू कर दिया कि अगर आप दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो तो हम आ सकते हैं, हम आने को राजी हैं। अब डीएमके के आने से क्या बदलेगा उसको भी समझना जरूरी है।
डीएमके के पास लोकसभा में 22 मेंबर हैं। कितने? 22, बड़ी संख्या है। और राज्यसभा में 8 मेंबर हैं। मान लीजिए डीएमके एनडीए में औपचारिक तौर पर ना भी आए, इतनी ही सहमति बन जाए मोदी और स्टालिन के बीच में कि मुद्दा आधारित समर्थन डीएमके देगा भाजपा को, तो भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भाजपा सरकार की शक्ति और सामर्थ्य बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? भारतीय जनता पार्टी की कोशिश एक ये भी है कि 6 महीने के भीतर संसद में 2/3 बहुमत हासिल हो जाए मोदी सरकार को, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी, और उसका ब्लूप्रिंट उनके पास है। पवार साहब की पार्टी भी उसमें चर्चा में आती है, तृणमूल कांग्रेस भी उसमें चर्चा में आती है। भाजपा के एक बड़े नेता ने टिप्पणी की कि तृणमूल कांग्रेस में स्थिति यह है कि हम अगर अपना दरवाजा खोल दें तो 80% टीएमसी यहां खड़ी होगी, उनके सांसद विधायक। टीएमसी के पास भी लोकसभा और राज्यसभा में अच्छी संख्या है। टीएमसी और डीएमके की संख्या देख लें। टीएमसी में विभाजन और डीएमके पार्टी के तौर पर, पवार साहब की पार्टी के तौर पर सिर्फ टीएमसी है इस पूरे खेल में जो विभाजित होकर भाजपा की तरफ आए। ये तीनों पार्टियां और इनके सांसद अगर बीजेपी और एनडीए के साथ आ जाएंगे पार्टी के तौर पर या टूटने के बाद 2/3, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मोदी की सरकार को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत हासिल हो जाएगा। फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। फिर भाजपा की सरकार वो सब काम कर पाएगी जिनको अभी वो इसलिए नहीं कर पा रही कि उसके पास 2/3 बहुमत नहीं है। और इसमें एक बात लिख कर रखिए, नरेंद्र मोदी के मन में महिला आरक्षण वाले मसले पर संसद में जो हुआ वो उनके मन में अभी भी यथावत चुभ रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी सरकार कोई विधेयक लेकर आई हो और वो सदन में गिर गया हो। मोदी सरकार ने पांव पीछे नहीं खींचे हैं, ये जान लीजिए। वक्त का इंतजार है, सिर्फ वक्त का इंतजार है। मुझसे भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने अनौपचारिक तौर पर कहा कि हम समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो प्रतीक्षा साल भर के भीतर पूरी हो जाएगी। हम 2029 के चुनाव में जाने से पहले महिला आरक्षण लागू करके जाएंगे। जब समझने की कोशिश की कि कैसे करोगे, नंबर नहीं है, तो उनका नंबर तो आने वाला है। तब ये चीजें जुड़ी कि टीएमसी से 2/3 लोग बगावत करके आएंगे विधायक सांसद, शरद पवार की पार्टी के लोग आएंगे, डीएमके एनडीए के फोल्ड में आएगा। ये सब जोड़ देंगे तो एनडीए के पास 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी। फिर महिला आरक्षण को क्रियान्वित करने के लिए लाए जाने वाले विधेयकों पर नरेंद्र मोदी के पास बहुमत की समस्या नहीं रहेगी। इसलिए इस दृष्टि से भी डीएमके के इस ऑफर को तौलिए, मापिए, देखिए। भाजपा चाहती है कि उसने जो लक्ष्य साधा है वो पूरा हो। ये इतिहास में नहीं लिखा जाए कि मोदी ने कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए और उनका विधेयक गिर गया, नहीं। और कौन जाने महिला आरक्षण और कॉमन सिविल कोड दोनों नरेंद्र मोदी 29 में चुनाव में जाने से पहले लागू कर जाएं। इसलिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बहुमत जुटाओ मिशन पर लगी हुई है।
लोकसभा राज्यसभा में बहुमत बढ़ाओ, लोकसभा राज्यसभा में शक्ति बढ़ाओ, इस अभियान पर भाजपा लगी हुई है इस वक्त बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर। बहुमत बढ़ाने के लिए लोग भी उपलब्ध हैं जो आ सकते हैं, उनसे बातचीत भी चल रही है, वो आने को भी तैयार है और भाजपा लेने को भी तैयार है। बस सारा खेल समय का है, कौन सा समय कौन सा मुहूर्त चुना जाए। कुछ लोगों ने कहा कि डीएमके ने सनातन को लेकर बहुत गंदी टिप्पणियां की थी, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ कैसे खड़ी हो सकती है। ये भावुक बात है, लेकिन राजनीति में भावुकता नहीं चलती। डीएमके जब भाजपा का सहयोगी रहा, एनडीए का हिस्सा रहा अटल जी की सरकार के समय, उससे पहले भी डीएमके के फाउंडर्स की वो टिप्पणियां मौजूद थीं जो सनातन के विरोध में थी, जो हिंदू धर्म ग्रंथों को जलाने की थी, जो भगवान पर अभद्र टिप्पणियों की थी। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि अब उदयनिधि बोल रहे हैं, करुणानिधि भी ऐसे बोलते थे, पेरियार भी ऐसे बोलते थे, अन्नादुरई भी ऐसे ही बोलते थे। वहां हिंदू शास्त्रों को जलाने का आंदोलन चला था। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने डीएमके के साथ संबंध रखा ना, वाजपेयी जी की सरकार में डीएमके हिस्सेदार रहा ना। इसलिए राजनीति होती, ये राजनीति होती है, इसमें कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न विरोध न समर्थन। डीएमके इधर आना चाहेगा और उसको लेने की बात तय हो जाएगी तो फिर उस वक्त सनातन पर बोलना बंद कर देगा। फिर जब परिस्थितियां बदलेंगी, बीजेपी से अलग होगा, तो फिर बोलने लगेगा। वाजपेयी जी के समय में डीएमके सनातन पर आक्षेप नहीं करता था, वाजपेयी जी के साथ आने से पहले कर रहे थे, उनके बाद करने लगे। लेकिन वाजपेयी की सरकार में जब तक डीएमके रहा तब तक उसने ऐसा नहीं किया कि गाली दे, बस इतना ही तो होता है। गठबंधन तो, राजनीति में सहयोग तो कोई भी किसी का भी ले लेता है। भारतीय जनता पार्टी और मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी का गठबंधन रहा ना कश्मीर में, डीएमके दोनों के साथ रही है, कांग्रेस के साथ भी और भाजपा के साथ भी। इसलिए मैं कहता हूं राजनीति में कुछ भी अछूत जैसा नहीं होता। बीजेपी की इस बड़ी कार्य योजना पर निगाह रखिए, हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में आपको डीएमके भारतीय जनता पार्टी के शामियाने के नीचे खड़ी मिले दिल्ली में। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।